नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं खुदाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र का कामकाज। 23 तारीख को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सहकार के सहयोग से एथेनॉल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के हित में लिया गया निर्णय। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर उपराष्ट्रपति ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, रणनीति के तहत देश की संस्था को नीचा दिखाने का हो रहा है प्रयास। पी चिदंबरम से की टिप्पणी को वापस लेने की मांग। हाथरस भगदड़ दुर्घटना में न्यायिक जांच आयोग की टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। मामले के मुख्य आरोपी मधुकर को सीजीएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने किसी राजनीतिक दल द्वारा फंड दिए जाने का जताया संदेह। तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद निशाने पर आई राज्य सरकार। भाजपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डीएमके की सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रहा चुनाव के बाद हिंसा का दौर। सोनारपुर के चौहाटी में भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला। गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। और असम में बाढ़ से और भयावह हुए हालात। राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे। बाढ़ से 24 लाख से भी अधिक लोग, लगभग 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की जद में। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई को संसद में बजट सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी है। इस बार बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। तो वहीं रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 23 जुलाई को बजट पेश होगा। 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी, उस वक्त वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए हैं। तो संसद में 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, भारत सरकार की संस्तुति पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अगली खबर, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेंगे। ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज एनसीओएल के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो एनसीओएल का है और दूसरा अमूल।
ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की। अगली बड़ी खबर, नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि एक रणनीति के तहत देश की संस्था को नीचा दिखाने और देश की प्रगति को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए पी चिदंबरम से अपनी टिप्पणी को वापस लेने की मांग की। Are we part-timers in Parliament? Inexcusable insult to the wisdom of Parliament. Heavy heart I am sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. Not only he, his distinguished colleagues from my legal fraternity, senior advocates, did not come forward to help the nation. They had an opportunity to make his point in the Parliament. It was failure on his part to perform his constitutional duty and obligation. And how can we countenance such a man? I appeal to him from this platform. Please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of Parliament. I hope he does it. आगे की खबरों में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में भाजपा राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर से विशेष रिश्ता था। उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। खबर तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद भाजपा के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थिरू के आर्मस्ट्रांग की जघन्य हत्या ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। एक उभरते हुए नेता का जीवन जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित था, क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। थिरू आर्मस्ट्रांग की हत्या ने इस बात की पुष्टि की है कि जो सर्वविदित है, समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति डीएमके कांग्रेस की उपेक्षा। नकली शराब त्रासदी से प्रभावित कई लोग भी समाज के इन्हीं वर्गों से थे। बेहतर है कि डीएमके कांग्रेस 24 घंटे तुच्छ राजनीति करने के बजाय करुणा दिखाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराब तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद कर रही है, इससे घर तबाह हो रहे हैं। स्टालिन जी के संरक्षण में शराब का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। स्टालिन जी, ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है। आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य में बनेगा? लिकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है।
कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। और इसी सभा में तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ताओं ने राज्य से डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। तमिलनाडु के कार्यकर्ता भाई और बहन खड़े होके अपने स्थान पर दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के तमिलनाडु से डीएमके को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। और इस बीच चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग का पोस्टमार्टम हो चुका है। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। Based on the initial investigation, which we came to know through the CCTV cameras and generally how we investigate cases regarding cell phones and other direct eyewitness account, we were able to nab 8 accused persons whom we suspect they are strongly involved in commission of this offence. So the team which had arrested them is inquiring them. The situation in Chennai city is normal, law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case and to probe all the various angles where there seems to be some input. अभी यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन चुनिंदा मामलों में प्रतिक्रियाएं देते हैं। वे तमिलनाडु में अवैध शराब और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर चुप रहते हैं। अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने के बाद अब राम मंदिर आंदोलन पर राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या में भाजपा को हराकर राम मंदिर आंदोलन को पराजित कर दिया है, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भाजपा का गुजरात में भी यही हश्र होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात में भाजपा और नरेंद्र मोदी को उसी तरह हराएंगे जिस तरह उन्हें अयोध्या में हराया गया। इस विवादित बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा
99 सीटों का इतना घमंड कि आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को हरा देंगे। बाबर और औरंगजेब जो आपसे भी ताकतवर और घमंडी थे, वे भी सनातन धर्म को नहीं हरा पाए। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मुझे लगता है कि आपने इंडी गठबंधन को बिखराव से बचाने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अपने इंडी गठबंधन को बिखराव से बचाने के लिए वो ये बयान दे रहे हैं, और ये मैं आधार पे कह रहा हूं। उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, इंडी गठबंधन ने कहा, नामांकन करवा दिया के सुरेश जी का, उसके बाद मत विभाजन मांगा ही नहीं। आपने उसमें मतदान की मांग ही नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि आप ही का गठबंधन बिखर सकता है। तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी जो बोल रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए कि बिहार में उनका गठबंधन खतरे में है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव के बाद हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी ही घटना में सोनारपुर के चौहाटी में यह घटना सामने आई है, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बूथ संख्या 189 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट रहे गोविंद अधिकारी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी नमिता अधिकारी और बेटे पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। उन्हें गंभीर हालत में SSKM ट्रॉमा केयर में भर्ती कराया गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में बदमाशों द्वारा किया गया था। इस प्रकार के हमलों से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था निशाने पर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुभाष देवनाथ और सुमित देवनाथ नाम के पिता पुत्र और अर्चन भट्टाचार्य नाम के एक IIT छात्र को गिरफ्तार किया है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने झारखंड दौरे के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 महीने का सवाल है, जल्द ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और 2024 के अंत तक यहां भाजपा की सरकार बन जाएगी, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। केवल 2 महीने का सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ जितनी बातें कही वो सारी बातें सही। मैंने कहा हेमंत सोरेन जी जेल जाएंगे, मैंने इसी दुमका में कहा हेमंत सोरेन जी जेल गए। मैंने कहा कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, वो चले गए। मैंने कहा चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, वो हो गया। मैंने कहा चंपई सोरेन जी को कल्पना सोरेन जी जब विधायक होंगी तो हटा दी जाएंगे, वो भी हटा दी गई। फिर से जो है परिवारवाद में हेमंत सोरेन जी बन गए हैं। तो मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, हर हालत में चुनाव 2-2.5 महीने के अंदर हो जाएगा और नया साल होते होते 2024 समाप्त होते होते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसके बाद जितना भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से उन्होंने तंग किया है, उन सारे चीज़ों का हिसाब किताब होगा। बात हाथरस हादसे की। हाथरस पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां भगदड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने इस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जरूरत के अनुसार लोगों से पूछताछ की जाएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछते। वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव आवर रिपोर्ट विद इन 2 months। और इस बीच हाथरस मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को CJM कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुकर को कल दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रेक का वक्त है, उसके बाद आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में पूर्वोत्तर राज्य असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने भयावह रूप ले लिया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे हुए हैं। राज्य में 24.2 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की जद में आ गई है। असम में बाढ़ से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। 612 बाढ़ शिविरों में 47,000 से भी अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। मानकाचार में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर अभी भी जिले के खतरे के स्तर से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दक्षिण शालमारा आरसी क्षेत्र के अंतर्गत 37 गांव और मानकाचर आरसी क्षेत्र के अंतर्गत 29 गांव पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों और हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को आश्रय देने के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाढ़ के पानी में डूबने से या इलाज के दौरान कुल 92 जंगली जानवरों की भी मौत हो गई है। 95 जानवरों को बचा लिया गया है। IMD के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मौजूदा स्थिति के बारे में बात की। NDRF और SDRF युद्ध स्तर पर पीड़ितों को बचा रहे हैं और राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावरा ने हैदराबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ द्वारा आयोजित उद्योग संवाद में भाग लिया। इस मौके पर सुमिता डावरा ने कहा कि जनसांख्यिकीय लाभांश और श्रम सुधार भविष्य के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में 8 करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित हुए। उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर 1 करोड़ से भी अधिक नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ ने गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन और श्रम कल्याण को बढ़ावा देने में उद्योग की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने FMGE यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का आयोजन कराया। परीक्षा में देश के 50 शहरों में 71 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 35,819 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मां की स्मृति को नमन किया। रक्षा मंत्री ने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन में अपना योगदान देने की अपील की। खबर ओडिशा से, जहां पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाई जाएगी। नवगठित पैनल के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ ने बताया कि बैठक में इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। 9 जुलाई को डुप्लीकेट चाबी पेश की जाएगी। अगर डुप्लीकेट चाबी काम नहीं करती है तो ताला तोड़ दिया जाएगा। निष्पत्ति उत्कर्ष आया है कि 9 तारीख को चाबी जो डुप्लीकेट चाबी वो पेश होगा और उसके साथ साथ SOP भी तैयार कराया जाएगा। अगर चाबी काम नहीं करता है तो ताला तोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ SOP भी तैयार होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। खुलने का बाद उसका जो गहना का मनती गनती होगा उसके लिए भी SOP तैयार हो रहा है। वी होप द वर्क विल बी डन विथ अप्रोप्रिएट टाइम। SOP में डिस्कस हुआ है क्या क्या चीज़ रखना होगा। आप भरोसा रखिए, जो आवश्यक चीज़ है हम रखेंगे।
आगे की खबरों में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय कलाओं की विरासत को दिल्ली की दीवारों पर उकेरा जा रहा है। भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों और स्थापत्य कलाओं को देश भर के चुने हुए कलाकार दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कलाओं को जीवंत कर रहे हैं। कलाकार शंकर रुद्रपाल, जो कि त्रिपुरा से आए हैं, उनका कहना है कि हम ये वर्ल्ड हेरिटेज को बना रहे हैं। एकेडमी और जो हमारा कल्चरल ऑफ मिनिस्ट्री है, हमको बुलाया है इधर ये पेंटिंग करने के लिए। हम आभारी है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जैसा स्टेट से हमको बुलाया है दिल्ली में। हम ये जो काम कर रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज का जो साइड है इंडिया में, उस साइड से कुछ मोटिव लेके हम ये बना रही है। और ये जो पैटर्न है, इसको सीमेंट रिलीफ म्यूरल कहते हैं। आगे की खबरों में डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी ने संयुक्त रूप से जोरावर टैंक विकसित किया है। डीआरडीओ ने इस टैंक को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया है, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी तैनाती का मुकाबला किया जा सके। अपने हल्के वजन और विशेष क्षमताओं के साथ यह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर कामत के अनुसार सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल कर दिए जाने की उम्मीद है। और एलएनटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि संयुक्त विकास मॉडल ने बड़ी सफलता हासिल की है और इतने कम समय में इसे विकसित किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये